हेलो गाइस, मैं आपका अपना अर्पित सर लेकर आया हूँ एक जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका बेसिकली बात करी जाए तो 10th क्लास से शुरुआत कर लेगा, फिर 11th में भी आपको मिलेगा, फिर 12th में भी आपको मिलेगा और अपर क्लासेस में भी आपके साथ चलता रहेगा। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए वो हार्ड चैप्टर माना जाता है। रीजन है क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज ज़्यादा है, कंडीशन ज़्यादा है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये किसी को पता नहीं होता है। इसी वजह से वो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर आपको लगता है। लेकिन आज मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आज जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए वो 101% आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और आप कभी उसको भूलेंगे भी नहीं। बस वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ समझते रहना है और उसको नोट करते रहना है अपनी नोटबुक में। तो बेसिकली बात करी जाए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। अब एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नेम ही जो है ना वो पूरे चैप्टर को ही क्या कर देता है, आपका एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है? तो भैया आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, 3 वर्ड से मिला हुआ है। वो वर्ड्स क्या है? सबसे पहले हम चैप्टर की बात कर लेते हैं। नाम है आपका प्यारा सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 3 वर्ड मिलके बनना। जैसे अगर हम बात करी जाए तो पहला वर्ड ही आपका आता है आपका ट्री का मतलब होता है 3। आपको पता है कि जैसे आपने ट्राई नोमियल पढ़ा था तो ट्राई का मतलब क्या था? वहां पर 3 था, यहाँ पर भी ट्राई का मतलब 3 ही रहेगा। फिर इसके बाद गोन। गोन का मीनिंग होता है आपका कि साइड्स। अब 3 साइड्स और मेट्री एक वर्ड आपका और इसमें मिल गया और उसका नाम है आपका मेजरमेंट। इसी का दूसरा मीनिंग कह सकते हैं मेजरमेंट। अब उसने बोल दिया कि भैया 3 साइड मेजरमेंट। अब आप सब बताओ, अगर मैं कहूँ कि 3 साइड मेजरमेंट, भाई 3 साइड की माप करो। अब 3 साइड की माप से जो बनने वाली जो शेप होगी वो आपकी बेसिकली अगर बात करी जाए सबसे गिरा हुआ बच्चा भी बोल देगा कि भाई ट्रायंगल होगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्या कि 3 साइड का मेजरमेंट कैसे करें, कैसे इसको डिनोट करें, क्या करना है, कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, यही आपकी क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगी। अब हमारे पास एक वर्ड आता है ट्रायंगल। ठीक है ना? ट्रायंगल में ही आपको क्या मिलता है भैया? आपके पास 3 साइड्स मिलती है। क्या मिलती है आपको? 3 साइड। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एक ट्रायंगल बना लिया जाए प्यारा सा, तो हमारे पास एक प्यारा सा ट्रायंगल आपके पास ये आ गया। हमने इसको नेमिंग देनी है वर्टिसेस को ए। अब ध्यान से एक बात और ध्यान रख लेनी है आपको कि जब भी आप नेमिंग दें तो आपको जो नेमिंग देनी है वो एंटी क्लॉकवाइज ही देनी है। इसका रीजन भी आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, उससे नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने इसको नेमिंग जो वर्टिसेस की दी थी वो एंटी क्लॉकवाइज दी थी। ठीक है, इसके बाद ए, बी और आपका सी। देखो एक ट्रायंगल के अंदर 3 तो एंगल होते हैं और 3 ही साइड है, क्योंकि मेजरमेंट भी 3 साइड का ही करना है। तो 3 साइड को भी डिनोट करो। भाई ये ए एंगल है, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए मान लीजिए, और ये एंगल बी है और इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी। ये एंगल कौन है? सी है, तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी मान लीजिए। अब देखो अगर मैं कहता हूं कि एक ट्रायंगल जो है वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को डिनोट करता है या 3 साइड का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बनने के लिए कुछ कंडीशन तो पहले फॉलो करें। हम एकदम से नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगल बन चुका है। भाई इसने कुछ कंडीशन फॉलो की होगी तभी जाके ट्रायंगल बना। रीजन है कि अगर मैं 3 साइड की बात करता हूँ, एक साइड चलो ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, क्या ये ट्रायंगल बना? आप खुद बताओ, क्या बन गया? नहीं बना। तो इसका मतलब इसने कुछ कंडीशन फॉलो नहीं की होगी, तो इसका मतलब तभी तो तीसरी वर्टिसेस नहीं मिली मुझको। फिर एक साइड ये रही, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, क्या ये भी ट्रायंगल बना? पहले आप ये बताओ। चलो एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, क्या ये ट्रायंगल बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इन्होंने कुछ कंडीशंस थी हमारे पास और वो कंडीशंस क्या है इन्होंने फॉलो नहीं की, तो इसी वजह से हमारे पास ये ट्रायंगल नहीं बन पाए। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं कि ट्रायंगल बनता कब है भाई। अब हमारे पास आता क्या है कि भाई कंडीशन, क्या कंडीशन है हमारे पास? कंडीशन फॉर एवरी ट्रायंगल। अब ये कंडीशंस के बारे में पढ़ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपने इनको पढ़ा हुआ है, मैं आपको कहूँ कि आपने इनको पढ़ा नहीं है। कब पढ़ा है आपने? 6th क्लास में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है और 8th में पढ़ा है। ठीक है ना? उस टाइम आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते थे, तो अब जाके आप इसको समझना है कि कैसे कैसे कंडीशन बनते हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन की बात, देखो वीडियो लंबी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना है कि आपकी बेसिक बेसिक बातें हमें समझ में आए। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिक तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो पहली कंडीशन बनती है आपकी कि भाई अगर ये ट्रायंगल होगा तो ये पहली कंडीशन फॉलो करेगा कि किसी दो साइड का सम कर लो। आपने किया a प्लस बी, तो हमेशा ये तीसरी साइड यानी कि c बच गई तो c से बड़ा रहेगा। a प्लस बी का सम करो, सपोज करो 10 आया, तो जो c होगा ना वो लेस देन 10 होगा, जैसे 9 8 7 6 2 3 कुछ भी हो सकता है लेकिन छोटा ही रहेगा। और अगर एक और कंडीशन बोल दें कि आपने a और प्लस c को जोड़ दिया तो ये क्या रहेगा, हमेशा b से बड़ा रहेगा। पहली कंडीशन ही आपकी फिनिश हो जाती है कि पहली कंडीशन है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा, कोई से भी दो साइड जोड़ो तीसरी से बड़ी दिखा दो और ट्रायंगल को डिनोट करेगी। फिर दूसरी की बात करी जाए, अगर मैं बात करूं कि किसी दो साइड का डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी साइड में से छोटी साइड घटाओ, जो बचा वो हमेशा तीसरी से छोटा रहेगा। देखो यहाँ पे जोड़ने पर बड़ा मिलता था, घटाने पर आपका छोटा मिलेगा, सॉरी बड़े मिलेगी तीसरी साइड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि a माइनस के c कर दिया जाए तो ये क्या रहेगा आपके पास कि ये लेस देन किससे रहेगा, आपका b से रहेगा, b बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इसलिए है क्योंकि ये आपको किसी एक और चैप्टर में अप्लाई करते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल, ठीक है जी। तो आपके पास की एंगल a अगर किसी दिन एंगल b से बड़ा हो गया तो जब एंगल ये रिलेशन निभाएंगे तो इनके सामने वाली साइड्स भी वही रिलेशन अप्लाई करेंगे। जैसे ए के सामने कौन सी साइड है जी, स्मॉल ए, बड़ी रहेगी किससे, बी, एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है जी। फोर्थ कंडीशन की बात करी जाए, फोर्थ कंडीशन कहती है कि आपके पास अगर चलो ये एंगल्स ग्रेटर और लेस देन थे, अगर साइड ने ये रिलेशन निभा लिया फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल, अगर सी लेस देन किससे है, बी से है, तो आप कह सकते हैं कि सी साइड के सामने वाला एंगल, सी साइड के सामने कौन सा एंगल आ रहा है भाई आपका सी, और ये क्या रहेगा लेस देन रहेगा बी साइड के सामने वाले एंगल से, और बी साइड के सामने कौन बैठा है, एंगल बी है। और फिफ्थ कंडीशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी क्या, कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस के एंगल सी, जिस दिन आपने इन तीनों को ऐड किया तो ये कितना बन जाना चाहिए आपका 180 डिग्री बन जाना चाहिए, ठीक है जी। तभी क्या कहलाएगी आपके पास ये ट्रायंगल कहलाएगी। किसी भी ट्रायंगल की बात कर जाइए, नॉर्मल ट्रायंगल है, इसमें आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, इसके अलावा किसी भी तरह का ट्रायंगल हो ये 5 कंडीशन तो फॉलो करेगा ही करेगा। देखो हमारी बात अभी तक ट्रायंगल से थी, हमने ट्रायंगल को पढ़ लिया जी, चलो एक तरह से इस तरह से ट्रायंगल पहले अपनी कंडीशन फॉलो करेगा, फिर उसके बाद हम आगे अपनी बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, सबसे पहले देखो कि चलो हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात तो कर ली, ये ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ली और हमने ट्रायंगल भी पढ़ लिया, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल कौन सा होगा, तो हम बात करेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल की। और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल खुद कहता है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि भैया आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है बस वही ट्रिग्नोमेट्री को डिनोट करेगा और कोई ट्रायंगल नहीं करेगा, यानी कि जितना आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते रहेंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल आपका इन्वॉल्व होता रहेगा। तो कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने आपको कहा था कि हर चीज हर पॉइंट को आप जैसे जैसे याद करेंगे तो शायद आप इतना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री कर लें कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। अब पहली बात देखो हमारे पास क्या आता है भाई, सबसे पहले उसने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल की कुछ इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। इसकी जो फोटो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना, आपको साफ साफ नीचे भी दिख रहा होगा। देखो अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करी जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब हमारे पास इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना। अब आपको कैसे पढ़ना है कैसे करना है वो इस बात पर ध्यान से देखना है कि 90 के सामने हमेशा कौन मिलेगा आपको, हाइपोटेनियस, ठीक है जी। और अगर एंगल इधर आपका इन्वॉल्व रहा, एंगल आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, तो इस एंगल के ठीक सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, बेस। इसको नेमिंग दे सकते हैं ए बी और सी। अभी हम किसके अकॉर्डिंग आप पूरा राइट एंगल ट्रायंगल डिनोट कर रहे थे, एंगल बी के अकॉर्डिंग। तो एंगल बी ही डिसाइड करता है कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं परपेंडिकुलर कहां पर रहूंगी, बेस कहां पर रहूंगी, क्योंकि फिक्स हो चुकी है कौन, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस खुद कहती है मैं तो 90 के सामने वाली साइड को ही डिनोट करके चलना है। अगर कल को
क्या हो जाए कि ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से आपका डिनोट हो जाए। कैसे कि कल को इसने बोल दिया कि ट्रायंगल है कि आप इस तरह से मुझे बनाओ, और ये आपके पास ट्रायंगल है, आपको पता ही है 90 है जी। अगर ये 90 है तो सॉरी, देखो ये कितना होगा आपके पास ए, ये आपके पास बी, और ये आपके पास सी। देखो 90 के सामने तो फिक्स ही साइड होती है आपकी, कौन होती है? हाइपोटेनियस। आप इसको हाइपोटेनियस से लिख लो, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अभी एंगल कहां पर था? बी पर था। कल को एंगल ये ए पर चला गया तो ए के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? आपका परपेंडिकुलर, ठीक है जी। और जो बची हुई साइड होती है उसी को बोलते हैं हम बेस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके पास कि बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि यार अभी तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर थी, अभी ये वाली साइड परपेंडिकुलर थी, यार ये तो चेंजेस हो चुके हैं। अब ये चेंजेस कोई हवा में नहीं हुए, ये चेंजेस आप अपने आप करोगे। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, अगर वो एंगल बी की बात करता है तो बी के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। और इधर एंगल ए की बात करी जाए तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। जो साइड बची वो आपकी बेस, फिक्स हो चुकी है आपकी कौन? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाले को मानना है, ठीक है ना। ये तो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगी। सिर्फ कौन होता है? बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, वो भी दोनों आपस में चेंजेस देंगे। और चेंजेस कैसे देंगे? अगर एंगल बी की बात करी जाए तो सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, एंगल ए के सामने बात करी जाए तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा। जो बच गया फिर वो तो बेस। बस इतना ही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। अब आपके पास आता क्या है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रायंगल है ना, अपने आप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देता है। कुछ रेशियोज देगा, और वो रेशियोज क्या होंगे? सबसे पहले ध्यान से सुन लो, वो कितने रेशियोज होंगे हमारे पास? वो होंगे 6। कौन से होंगे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और रेशियोज को ही आप कभी कभी क्या कह देंगे? फंक्शंस, ठीक है ना। फंक्शंस और रेशियो दोनों आपस में एक हैं, ठीक है ना। अब वो आपस में एक कैसे हैं? कौन कौन हो सकते हैं भैया आपके पास? पहले वाला देखो कौन है आपके पास कि साइन थीटा, पहला रेशियो। दूसरा है आपके पास कोस थीटा, दूसरा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और उसके बाद कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके रहेंगे, और ये 6 के 6 किसको डिनोट करते हैं? आपका राइट एंगल ट्रायंगल को। जहां राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी वहां पर ये 6 मिलेंगे, और 6 के 6 आपस में एक रेशियो बनाते हैं। वो रेशियो क्या होता है भाई? इन साइड्स का रेशियो, ठीक है ना। अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो कुछ इस जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें जो 3 साइड है ये अपने किसी रेशियो में टूट जाएगा। या तो कह सकते हैं बी अपॉन पी के रेशियो में होगा। बी का मतलब होता है बेस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। अब हम पूरा नेम नहीं इंक्लूड करेंगे, हम सिर्फ क्या क्या इंक्लूड करेंगे? इसको बोलेंगे एच, इसको बोलेंगे बी, और इसको बोल देंगे कैपिटल पी। तो यही क्या रहेगी हमारे पास? ये कुछ रेशोज हैं हमें याद रखने, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। रीजन है क्योंकि अब हमें एक शॉर्ट ट्रिक पता नहीं है यहाँ पर, और आप उसी पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं P, ठीक है जी, फिर इसके बाद H, फिर H, और इसके बाद कौन आएगा आपके पास? B। देखो जी आपके पास कुछ इस तरह से बना। अभी आप इसको मतलब याद करने का थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए कैसे करना है। आपने क्या याद करना है? एक छोटी सी बात, वो क्या होती है? पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, फिर पी से प्यासा, ठीक है जी। पाकिस्तान, भूखा, प्यासा। एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको ये कुछ इस तरह से ध्यान से रखना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं आप ऐसे याद कर सकते तो एक दूसरा तरीका है, और याद रखने के लिए आप कुछ भी तरीका याद करें, मैं उससे कभी आपको ये नहीं कहूंगा ये आपने क्या सीखा। आपको सीखने के लिए अगर आपको किसी चीज की नॉलेज मिल रही है, किसी चीज को याद रखने में, और आपको वो अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है आपकी याद करने के लिए, तो आप अप्लाई करें। कैसे? देखो पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा। यह कह सकते हैं पापा बियर पीऊंगा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है जी। अब आपको देखना है कि आप कैसे याद रख पाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि याद कैसे करा जाए। तो पहले वाले रेशो की बात करी जाए, फिर दूसरे वाले रेशो की बात करी जाए, और फिर थर्ड वाले रेशो की बात करी जाए, तो तीनों के तीनों अपने आप में ही डिनोट हो गए। कैसे? जिस दिन पी अपॉन एच की बात करी जाएगी ये हमेशा साइन थीटा रहेगा। क्लियर हो गई बात? जिस दिन बी अपॉन एच की बात होगी तो ये आपके पास कॉस थीटा देगा।
P अपॉन बी हमेशा टेन थीटा देगा। अब ध्यान से सुन लेना है आपको, जहां पर P अपॉन एच होगा वहां पर साइन थीटा आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर B अपॉन एच होगा वहां पर आप cos थीटा पुट कर सकते हैं, और जहां पर P अपॉन बी होगा वहां पर आप टेन थीटा। जिस दिन आपने इसको उल्टा पढ़ लिया, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे H अपॉन P, पहले H लिख दिया फिर अपॉन में P लिख दिया, तो हम उस दिन क्या बन जाएगा, देखो एरो का मतलब है आपने बड़ा P अपॉन H, तो साइन थीटा। और जिस दिन आपने H अपॉन P कर दिया तो ये कौन बन जाएगा आपके पास, कोसेक थीटा, ठीक है। जिस दिन आपने इसको H अपॉन बी कर दिया तो उसी दिन ये कौन बन जाएगा आपके पास, सेक थीटा बन जाएगा। और जिस दिन B अपॉन P कर दिया उसी दिन ये आपका कोट थीटा बन जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, आपको याद करना है बस, ठीक है। तो अगर हम छोटी सी बात करी जाए तो यहां से हम निकाल सकते हैं कितना, कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, P अपॉन एच, और कॉस थीटा कितना है आपके पास, कितना आ गया आपके पास, B अपॉन एच। इसके बाद कौन है आपके पास, टेन थीटा, ये कितना होगा आपके पास, P अपॉन बी। फिर इसी तरह से अगर बात करी जाए क्या, कि अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करी जाए सेक थीटा, ये कितना होगा आपके पास, एच अपॉन बी, और साथ में कोट थीटा की बात करी जाए तो बी अपॉन पी। देखो इनको तो याद करना ही करना है, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से अगला सॉल्यूशन आपको मिल गया। कैसे मिला, ध्यान से देख लो। अभी आपने खुद बोल दिया कि भाई साइन थीटा तो पी अपॉन एच था, अभी आपने कहा कोसेक तो एच अपॉन पी है। अगर मैं इसको एच को अपॉन में ले जाऊं तो वन अपॉन पी अपॉन एच हो गया ना। तो मैं क्या कर सकता हूं कि दूसरी कंडीशन यहीं से बनी कि साइन थीटा मिल गया आपको वन अपॉन में कोसेक थीटा, तो भाई रेसिप्रोकल है, उल्टा है, एक दूसरे को लिख सकते हैं, कोसेक की जगह वन अपॉन साइन लिख सकते हैं, कोसेक साइन की जगह वन अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। जिस दिन आपने इस बात को सच बोल दिया, जिस दिन इस बात को आपने सच बोला, तो उस दिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके वन बनाएंगे। क्या बना लेंगे, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या बना लेगा अपने को, वन बना लेगा। ये कंडीशन है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कहलाएगी, जिस दिन cos थीटा आपको पता है किसके रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा के, और आपको पता है जिस दिन ये बात सच हो गई और ये सच है, तो जिस दिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि cos थीटा साथ में मल्टीप्लाई सेक थीटा, ये आपस में क्या बना लेंगे अपने को, वन बनाएंगे। फिर अगली बात करी जाए, अगर मैं बात करूं किसकी, tan थीटा की, और tan थीटा क्या कहलाएगा, वन अपॉन में cot थीटा। जिस दिन ये बात आपको पता है कि ये दोनों आपस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, जिस दिन ये आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे उसी दिन क्या बनाएंगे आपका ये, कि tan थीटा इंटू में cot थीटा और इक्वल टू में वन। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ये जितनी भी यहाँ से बात करी जा रही है ना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी छोटी से बना देती है, ठीक है ना। अब अगली बात करी जाए, अगली बात में क्या कह रहा है वो, कि भाई अभी तीन और बच गए, तीन को भी देख लो आप। इसको कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, टेन थीटा, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी नोट की बात ध्यान रखना, कि अगर मैं नोट लिखवा रहा हूं ना तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना। देखो टेन की वैल्यू ना हमें वन अपॉन कोट मिली, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो इसका 30% ही यूज किया जाता है। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो इसका 30% है, 30 भी मैं ज्यादा बोल दिया शायद मैंने। अगर टेन थीटा की बात करें वन अपॉन कोट, आप 30% मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि 30% ही यूज करेंगे, लेकिन आप 10 की पोजीशन पर रखेंगे क्या, क्या पुट कर सकते हैं आप, एक और चीज वो है आपके पास कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये भी आपके 10 की एक फॉर्मूला होता है। कैसे होता है देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं थोड़ा सा एक इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अभी साइन थीटा आपने कितना लिखा, P अपॉन एच है, क्या मैं P अपॉन एच यहाँ लिख सकता हूँ, P अपॉन एच, ठीक है जी। अब कोस थीटा क्या है आपके पास, B अपॉन एच, क्या मैं B अपॉन एच यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखो H से H कट गया तो कितना आया, P अपॉन बी। अब यहाँ से P अपॉन बी आया तो P अपॉन बी कौन था, टेन थीटा था। तो इसका मतलब मेरे पास एक कंडीशन भी बन सकती है कि टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। क्यों, क्योंकि हमने तो ये तो चीज प्रूव भी कर चुके ना, रेशियो ही इक्वल है, ठीक है। तो इसी का सिमिलरली क्या होगा कि कोट थीटा इज इक्वल टू, आपने कहा था जी टेन तो कोट का उल्टा है और कोट टेन का उल्टा है, तो आप जब कोट की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभी तक की बात हमने की, ठीक है ना। और आपको इस पे फोकस रखना है कि हमने कौन सी बात कहां से यूज की, और जिस दिन आप इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लोगे ना, मैं कैसी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा।
आप खुद कहेंगे यार इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी हमें, हमें तो यही पता चल जाता, तो यही बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, क्योंकि वो चीज़ सीखना एक अलग बात है, और एक जनरल जो आप बात करते हैं हर चीज़ के लिए, वो सीखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसको यहाँ तक नोट करें फटाफट। फिर इसके बाद आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। वो आपकी जिंदगी में इतना सक्सेस रहेगा ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने के लिए जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। आप इसको नोट करें फटाफट, ठीक है जी। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। क्या है जी वो नोट, ध्यान से देखें। आप इसको रब कर लें पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखो आपके पास क्या आया कि सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट की बात करी जाए। किसी दिन आपके पास कुछ इस तरह से आ गया पहला नोट, ध्यान से देख लो कि किसी दिन आपके पास आया कि आपके पास लिखा था कि साइन थीटा। ध्यान से सुनना नोट को। तो इस साइन थीटा का मतलब यह नहीं है कि ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा है, ये गलत है, इस पे गलत का निशान लगाओ, क्योंकि ये कभी इक्वल नहीं है। साइन थीटा एक पूरा पूरा अपने में एक डिजिट है, ना कि ये अलग अलग है कि साइन अलग और थीटा अलग, कि साइन की मल्टीप्लाई कभी थीटा में नहीं होती, ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 2, अगर किसी दिन आपके पास ऐसा आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप इसको इस तरह से तो लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन किसी दिन आपने ऐसा लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का स्क्वायर, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। फिर तीसरी बात, अगर किसी दिन आपके पास ये आया कि साइन थीटा की जो पावर है वो -1 है, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो कि साइन थीटा, लेकिन किसी दिन आपने इसको इस तरह से लिख दिया ना कि साइन इनवर्स थीटा, यानी कि ये -1 है कि माइनस पावर, तो ये कभी इक्वल नहीं होगी, ये ओवरऑल माइनस में डिनोमिनेटर में चली जाएगी। लेकिन कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन की पावर आपने माइनस कर दिया, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे ये इनवर्स है, ठीक है जी। अब फोर्थ कंडीशन, अगर किसी दिन आपके पास इस तरह से लिखा है कि cos A प्लस cos B, ध्यान रखना एक एक इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है आपको। तो कभी आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि cos कॉमन है दोनों के पास, तो cos को तो बाहर लिख लो और साथ में A प्लस बी कर दो, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि cos A अलग एक रेशो है आपका और cos B अलग एक रेशो है, तो ये दोनों अलग अलग है, इस तरह से cos कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही पार्ट एक ही टर्म है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास फिफ्थ, अगर कल को आपके पास ऐसे लिख दिया जाए कि सपोज करो कि कितना लिख दें हम, एक अच्छा सा और कोई नोट हो जाए, जैसे देखो कह सकते हैं क्या हम कि साइन, अगर हमारे पास 2a है, क्या है कि साइन 2a अगर मेरे पास है और अपॉन में कितना है कि साइन a मेरे पास है, तो कल को ये मत कह देना कि ये 2 है। क्यों? क्योंकि कभी साइन से साइन उड़ा दो, a से उड़ा दो और बता दो ये तो 1 बन गया, ये गलत है। ये आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि आप अगर ये चीज बेसिकली बात जिस दिन समझ गए ना, उस दिन आप ट्रिग्नोमेट्री में गलती करना छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि इसी में ही ज्यादा नहीं कहूंगा 40% स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं कि ये क्यों नहीं कट गया, कि साइन है जी, साइन से साइन काट दो ऊपर, लेकिन नहीं ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अगले टॉपिक की बात करें, ये ध्यान रखना, 5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके नोट्स है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत यूज होंगे, ठीक है ना। तो अगली बात करी जाए, अगली बात पे क्या कहता है भाई ट्रिग्नोमेट्री हमारा कि एवरी राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनना। अब आपकी पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं आप, अब आपको दूसरी सीढ़ी चढ़ना है। कैसे? उसने कहा कि एवरी राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन किस पे भाई, आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब ये बात बहुत अच्छी है इसकी कि भाई अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात ही नहीं करी, क्योंकि जिसने भी पहले चैप्टर पढ़ा भी होगा तो वो तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लेके आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, वही हमारे पास से गायब थी, लेकिन नहीं, हमने क्या कहा कि एवरी राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ये क्या करेंगे, ये कवर करेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है ना। आपका आज का जो वर्क है ओनली इतना है कि आप इस पूरे टॉपिक को एक बार अच्छे से बिल्कुल करें और इसके बाद इसकी 2 बार प्रैक्टिस करें अपने आप सेल्फ, कि किस तरह से बना था, कैसे बनाया, एक बार फॉर्मूले को लिख के देखें। तो इस तरह से आप जैसे तैयारी करेंगे
तो अगला जो टॉपिक आने वाला है वो सच में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आधी ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी 10th क्लास की गई, हो गई जी, आधी ये करेगा फिर इसी के बेस पे प्रूफ हो जाएंगी क्या आपकी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 3 थी तो वो भी यही सोल्व करेगी। तो इसका मतलब आधा काम हो चुका, अब आधा बचा हुआ है, उसको हम आधे काम को कब करेंगे, अगली वीडियो में, जब आप ये आधा काम अपना फिनिश कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इतना आप इसकी तैयारी करें और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।